हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। आप लोग जल्दी से आ जाएं तो आज का सेशन स्टार्ट करें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2018 का सेट नंबर 3 सॉल्व करवाया था। आज के सेशन में 2018 में पूछा गया जो प्रश्न पत्र था उसका मैं सेट नंबर 4 लेकर के आया हूं और इस सेट का कोड है BTCA। मेरे पास ये जो अनसॉल्व्ड है ये अग्रवाल का है। अगर किसी के पास कोई दूसरा है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड नंबर मिला लीजिए, क्योंकि ये जो मैं अनसॉल्व सॉल्व करवा रहा हूँ इसमें मैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये सॉल्व करवा रहा हूँ, तब ग्रामर पोर्शन सॉल्व करवा रहा हूँ और इस बार से मैं इसका ट्रांसलेशन और अनसीन पैसेज भी सॉल्व करवाऊँगा। तो आज के वीडियो में मैं इसका ग्रामर पोर्शन क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करवाऊँगा और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका ट्रांसलेशन पोर्शन और अनसीन पैसेज करवाऊंगा। तो अगले वाले वीडियो में आप सभी लोग अनसॉल्व लेकर बैठेंगे, क्योंकि जब आपके हाथ में अनसॉल्व पेपर होगा तभी समझ में आएगा। तो ठीक है, आज का ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 सेंटेंस दिए गए हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में हैं और इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहला देखिए, माई मदर सेज टू मी आई डिड इट माई सेल्फ। मेरी माँ ने मेरी माँ मुझसे कहती है आई डिड इट माई सेल्फ, मतलब मैंने इसे स्वयं किया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये कैसा है, इसकी स्टार्टिंग प्रोनाउन से है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कभी से होती है, कभी सेज होती है, कभी सेड होती है, तो यहाँ पर ये सेज है, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है और इसके बाद मी ऑब्जेक्ट दिया है तो हम सेज को टेल्स में बदलते हैं और जब सेड दिया होता है तो उसको टोल्ड में बदलते हैं। तो ये क्या बनेगा, माई मदर टेल्स मी। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, हो गया। सेज दिया है टेल्स में बदल दिया, अगर से दिया होता टेल में बदलते, सेड दिया होता टोल्ड में बदलते। ऑब्जेक्ट दिया इसलिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो जो दिया होता वैसे हम लिखते हैं। अब देखिए आई है, इस प्रोनाउन को बदलना है, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, माई मदर, माई मदर के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर माई मदर है, मदर क्या है, फीमेल जेंडर है, इसलिए आई के लिए हम क्या करेंगे, शी लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर डिड आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसको इसके टेंस में चेंजिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें सेज लिखा है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो बच्चों ये ध्यान रखें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, और यही अगर पास्ट टेंस में होती है तो उसके टेंस में परिवर्तन होता है। अब क्योंकि ये सेज है, सेज आया है, ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि डिड है तो डिड ही रहने देंगे। इट, अब माई सेल्फ को चेंज करना है। मैंने बताया था यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो आई के लिए माई सेल्फ है, यहाँ पर मैंने सी सब्जेक्ट लगाया है तो सी के लिए हर सेल्फ हो जाएगा। अब ये बन गया, माई मदर टेल्स मी दैट सी डिड इट हर सेल्फ। दूसरा है, रुचि सेड टू हिमांशु। रुचि ने हिमांशु से कहा, आई विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years ago। मतलब मैं, रुचि ने कहा कि मैं 2 वर्ष पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गई थी, वहाँ का भ्रमण किया था। तो इसकी भी स्टार्टिंग प्रोनाउन से और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का ये सेंटेंस है ये असर्टिव है। तो यहाँ पर सेड टू दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में और बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा, रुचि टोल्ड हिमांशु। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर हम दैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव है। अब इसके बाद आई को चेंज करना है,
तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर रुचि है, रुचि क्या है, कोई लड़की है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी लिखेंगे। अब यहाँ पर टेंस देखिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है विजिटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और यहाँ पर भी ये पास्ट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट परफेक्ट में हम बदलेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है हैड, और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हैड, थर्ड फॉर्म यही रहेगी, सी हैड विजिटेड। फिर है द वर्ड ट्रेड सेंटर, द वर्ड ट्रेड सेंटर 2 years अब यहाँ पर अगो दिया है, और अगो एक नियरनेस वर्ड है, इसको डिस्टेंस में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बिफोर। तो क्या हो जाएगा, 2 years बिफोर। इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट हो गया है। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई बात नहीं समझ में आई है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, जिससे मैं अगले वीडियो में इसके बारे में डिफ़ाइन कर सकूं, क्लियर कर सकूं। तो ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9B है, ये सिंथेसिस का पार्ट होता है, इसमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना होता है। तो पहला दिया है ही वॉज इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है, तो वह निर्दोष था। दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, यहाँ पर वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, निर्णय, और ये फैसला क्या था, ये ज्यूरी का फैसला था। अब इसको कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने एक रूल बताया था कि 2 सेंटेंस हैं, किसी एक सेंटेंस की शुरुआत दिस से हो रही है, इट से हो रही है, दैट से हो रही है, और दोनों क्या हों, असर्टिव हों। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करते हैं हम, दैट वर्ड जो होता है उसको हम कनेक्टिव वर्ड में रखते हैं, या फिर पहले हम इसकी हिंदी निकाल लें और हिंदी में अगर हम आपस में जोड़ लें तो हमको पता चल जाएगा। क्या, वह निर्दोष था, ज्यूरी का यह फैसला था। तो अगर हिंदी में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ज्यूरी का फैसला था कि वह निर्दोष था। बीच में क्या रहा है, की आ रहा है, यानी कि कनेक्टिव वर्ड हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब ये वाला सेंटेंस इधर लाएंगे और ये उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए, द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी was that he was innocent. ये हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम दैट पहले ही लाएं। कैसे? ऐसे कर सकते हैं, दैट ही वाज इनोसेंट, कॉमा लगाएंगे, वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट टू वर्ब हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। तो चाहे ऐसे कर दें और चाहे ऐसे कर दें। यहाँ पर क्या किया गया है कि दैट लगा के इसको सबऑर्डिनेट क्लास बनाया गया है। दैट लगा के ये क्या बना है, सबऑर्डिनेट क्लास। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास हमने बनाया वो क्या है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, वर्ब के बाद दिया है तो यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। और यहाँ पर दैट लगा के इसको सबऑर्डिनेट क्लास बनाया गया है और उसके बाद में वर्ब है। तो इसका मतलब ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये क्या है, सब्जेक्ट टू वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। क्योंकि ये इसमें रूल होता है कि जो हम सबऑर्डिनेट क्लास बना रहे हैं तो उसको हम चाहे सब्जेक्ट टू वर्ब बनाए या फिर ऑब्जेक्ट टू वर्ब बनाए। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पर क्या है, सही है। जो आपके समझ में आए उसको फॉलो करिए। फिर अगला है द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। द फॉग डिस्पर्स्ड, फॉग मतलब होता है धुंध कह सकते हैं, कोहरा कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं। तो क्या है वो, डिस्पर्स मतलब छट गया, गायब हो गया। अब इसको कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड बनाना है। इसको सिंपल नहीं बनाना। बच्चे ध्यान रखेंगे, अक्सर क्या होता है कि सिंपल वाला
ज़्यादा पूछा जाता है तो सिंपल का रोल उनके ध्यान में रहता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके बना देते। नहीं, क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। अब कंपाउंड बनाने के लिए ज़रा ध्यान दीजिए, कंपाउंड बनाने के लिए भी कई तरह की कंडीशन होती हैं। उसमें क्या होता है कि अगर दोनों में एडिंग कंडीशन है, एक जैसी क्वालिटी है, तो उनको जोड़ने के लिए अलग से कंजक्शन होते हैं। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विरोधाभास वाले हैं, उनको जोड़ने के लिए अलग से कंजक्शन होते हैं। एक कारण एक परिणाम है, उनको जोड़ने के लिए अलग से कंजक्शन होते हैं। और अगर उसमें कई विकल्प दिए हैं तो अलग से कंजक्शन होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कौन सी कंडीशन है। द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। द फॉग डिस्पर्स, धुआं था, कोहरा था, वो छट गया। मतलब इसमें एडिंग कंडीशन है, इनको सिर्फ जोड़ना है। हमको जोड़ बताने वाले कंजक्शन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो जोड़ बताने वाले जो कंजक्शन होते हैं, एंड होता है, एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, और द फॉग डिस्पर्स, फॉग क्या हो गया, धुआं कोहरा क्या हो गया, वो छट गया। तो यहाँ पर हम एंड से जोड़ देंगे, द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। इस प्रकार से ये कंपाउंड बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन होता है। तो इसमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है डोंट सिट हियर प्लीज़, इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। और एक दिया है स्वीट म्यूजिक प्लीजेस एवरीवन, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला देखते हैं, ये लिखा है डोंट सिट हेयर प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में प्लीज़ वर्ड आया है। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें पहले प्लीज़ आए या लास्ट में प्लीज़ आए, तो ऐसा सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो जब प्लीज़ आ जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस तो होता ही है। जब उसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डोंट आया है, यानी कि नॉट आया, सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। तो जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे वो निगेटिव सेंटेंस रहेगा, यानी कि उस सेंटेंस में हमको नॉट लगाना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, टू के बाद नाट नहीं लगाएंगे, मतलब टू से पहले ही हम नाट का यूज़ कर देंगे, क्योंकि टू का जो यूज़ किया जाता है वो वर्ब को इन्फिनिटिव बनाने के लिए किया जाता है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर हमको नाट लगाना है तो हम टू से पहले लगा देंगे। तो देखिए ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर हम नाट लिख देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, टू लगाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर सिट हियर, सिट हियर। अब ये पैसिव वॉइस बन गया, प्लीज़ वर्ड हट गया, प्लीज़ को ही तो यू आर रिक्वेस्टेड में ट्रांसफॉर्म किया गया है, ये हो गया। अगला सेंटेंस जो है स्वीट म्यूजिक प्लीजेज एवरीवन, ये सेंटेंस जो है असर्टिव है। क्यों असर्टिव है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है स्वीट म्यूजिक जो कि नाउन है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो जब कोई असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना होता है तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे, असर्टिव से इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्म करना है या फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव ट्रांसफॉर्म करना है। आप सिर्फ 2 बातें ध्यान रखिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो असर्टिव और उसको इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि अगर असर्टिव सेंटेंस दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब निकाल करके हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद तो सभी लोग जानते हैं सब्जेक्ट लिखना है, और अगर पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा अफर्मेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि पहले में नाट नहीं लगा है तो हम दूसरे में नाट लगाएंगे, अगर पहले में नाट लगा है तो दूसरे में नहीं लगाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, आपका हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब हम यहाँ से जांच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई नहीं दे रही, हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही। अब हेल्पिंग वर्ब निकालने का तरीका समझिए कि अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे डू। अगर वर्ब की 5th फॉर्म लगी है
फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगा हो या फिर ई एस लगा हो, तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे हम डज निकालेंगे। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब हम डिड निकालेंगे। और बाकी सभी टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब दी होती है, सिर्फ प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं दी होती। तो उसकी पहचान ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी डू, फिफ्थ फॉर्म दी होगी डज, और सेकेंड फॉर्म होगी तो डिड का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लीजेज लिखा है, यानी कि प्लीज में एस लगाया गया है, यानी कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या बनेगी? डज। निकल आई हेल्पिंग वर्ब, पहले रख दिया डज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नाउन रखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? स्वीट म्यूजिक। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते हैं। अब देखिए इसमें नाट नहीं आया तो हमको यहाँ नाट लगाना पड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगा देंगे। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। तो क्या है यहाँ पर? प्लीजेज है, लेकिन हम प्लीज लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगती है। या चाहे इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसका एस इसने छीन लिया है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरी वन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। कहने का मतलब ये, फिर से समझ लीजिए, असर्टिव को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे पहले उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। नहीं दिख रही उसको निकालेंगे टेंस के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब क्या है, एक बात ध्यान रखनी है कि पहला सेंटेंस अगर उसमें निगेटिव का सेंस नहीं है तो दूसरे को हम निगेटिव बनाएंगे, अगर पहला निगेटिव है तो दूसरे को हम अफर्मेटिव बनाएंगे। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब निकाल के डज लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, इसमें नाट नहीं आया, इसमें नाट लगा दिया, फिर आगे बढ़ते गए। प्लीजेस, क्योंकि असर्टिव में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है लेकिन इंट्रोगेटिव में फर्स्ट ही लगती है, तो प्लीजेस का प्लीज हो गया और ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट है। इसमें करेक्शन के लिए सेंटेंसेस दिए होते हैं। करेक्ट एनी टू आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 सेंटेंस करेक्ट करने होते हैं, जितने भी सेंटेंस उसमें दिए गए होते हैं उसमें से 2 सेंटेंस करेक्ट करने होते हैं। मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं पर रॉन्ग है, ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है, वो मिस्टेक पहचाननी है, हमको वहाँ पर करेक्ट करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस लिखा है, आई इंसिस्टेड टू हैव माई फी पेड। यहाँ पर जो वर्ब दी है इंसिस्टेड, तो इंसिस्ट का मतलब होता है अडिग रहना, मतलब जिद करना, उसी बात पे कायम रहना, या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को मनवाने के लिए उसी पे जोर देते रहना। तो ये, तो आई इंसिस्टेड टू हैव माई फी पेड। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये जो वर्ब है इंसिस्ट, हमेशा ध्यान रखेंगे इंसिस्ट के बाद टू नहीं आता है, हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अब देखिए जब हमने ऑन लगा दिया तो ऑन जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद जीरंड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, इसको जब हम जीरंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा। आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फी पेड, ये सही हो गया। दूसरा, नो वन कैन राइट एज नीट एज ही डज। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही डज है, नो वन कैन राइट एज नीट एज ही डज, तो किसी के अंदर ये डाउट आएगा कि यहाँ राइट है तो वहाँ भी राइट होना चाहिए, तो डज है, राइट है तो होना चाहिए, इसको डज हटा देंगे तब भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन और देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी इतना नीट मतलब साफ सुथरा नहीं लिख सकता है जितना कि वह करता है। तो यहाँ पर मिस्टेक समझ लीजिए, ये जो नीट है तो नीट का मतलब साफ सुथरा होता है, तो नीट जो है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, राइट को। राइट लिखना, साफ सुथरा लिखना, तो ये किसको, राइट को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर नीट एडजेक्टिव, जबकि होना क्या चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो वन कैन राइट एज नीटली हो जाएगा, एज नीटली
एज ही डज, चाहे तो डज हटा दें, डज हटा दीजिए, यहाँ पर हम डज के स्थान पर राइट्स कर दें, डज हटा दीजिए, वहाँ पर राइट्स कर दीजिए, या फिर राइट भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन जाएगा, नो वन कैन राइट एज नीटली एज ही राइट्स, या फिर नो वन कैन राइट एज नीटली एज ही, ये हो जाएगा। फिर देखिए, इफ आई न्यू दिस बिफोर आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें ध्यान देंगे। इसका मतलब ये है कि यदि मुझे पहले ये पता होता, यदि मैं पहले से जानता तो मैं अवश्य ही तुम्हें बता देता। दोनों क्या हैं? पास्ट की बातें हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इफ क्लॉज होती है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरी क्लॉज होती है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये रूल है इसका। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यदि दूसरी क्लॉज में वुड आया है, हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आई है, तो जो पहली क्लॉज है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना होगा। और यहाँ पर न्यू लिखा है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में अगर हम बनाएंगे तो आई हैड हो जाएगा और न्यू की थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा। तो सेंटेंस ये बनेगा, इफ आई हैड नोन दिस बिफोर आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू। नेक्स्ट देखिए, आई कैन नॉट वॉक नो फर्दर टुडे। अब यहाँ पर देखिए नॉट आया, निगेटिव सेंटेंस है और डबल दो बार, मतलब नॉट भी है नो भी है। तो जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसके साथ नो नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? एनी लगाते हैं। अब सही हो जाएगा। मतलब अगर सेंटेंस, किसी सेंटेंस में नॉट और नो दोनों नहीं लगाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो नॉट लगा करके नो को हम एनी कर देते हैं, तो ये एनी हो जाएगा। अब देखिए, ही वॉश्ड नीदर हिज हैंड्स और हिज फेस। ईदर के साथ और लगता है और नीदर के साथ नॉर लगता है। अब यहाँ पर नीदर आया है और यहाँ ऑल है, तो और नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर हो जाएगा। ना तो उसने अपने हाथ धोए और ना तो उसने मुंह धोया, तो नीदर के साथ नार, ईदर के साथ आर। ये अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या होता है? ईडियम्स एंड फ्रेजेस का होता है। मतलब इसमें कुछ 5 या 6 ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होते हैं, उनमें से किसी 3 की मीनिंग क्लियर करते हुए सेंटेंस में यूज़ करना होता है। तो इसमें पहले दिया है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है समरी कह सकते हैं, समरी, या इन शॉर्ट कह सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब संक्षेप में, सार कह सकते हैं। तो इसका सेंटेंस में यूज़ करना है, तो देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। आई टोल्ड माई टीचर द मैटर इन लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट। कहने का मतलब ये है कि जो मामला था तो मैंने संक्षेप में या मामले का सार मैंने अपने अध्यापक को बता दिया। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब है इन डिफ़िकल्टी, इन डिफ़िकल्टी। इन डिफ़िकल्टी मतलब होता है कठिनाई में, मुसीबत में, ये कह सकते हैं। तो देखिए कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। नेवर लॉस योर करेज इन डिफ़िकल्टी, सॉरी इन हॉट वाटर हो गया, इन हॉट वाटर, ये यहाँ पर हो जाएगा। नेवर लॉस योर करेज इन हॉट वाटर। तो मुसीबत में या कठिनाई में कभी भी अपने साहस को मत खो। ये फिर है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है वेस्ट मनी, वेस्ट मनी, किसी चीज़ को क्या है? बर्बाद करना। वेस्ट मनी, धन को बर्बाद करना या किसी चीज़ को बर्बाद करना, ये होता है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। अब देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। माई फ्रेंड प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी। मतलब क्या होगा कि मेरे मित्र ने
अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर दिया, ये हो जाएगा। अब ये जो लिखा आउट एंड आउट, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं, पूर्ण रूप से। ये तो देखिए क्या है, यहाँ पर लिख रहे हैं राम मूरत इज एन आउट एंड आउट फूलिश बॉय। इसका मतलब ये होगा कि राम मूरत एक पूर्ण रूप से मूर्ख लड़का है। तो आउट एंड आउट अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है निप इन द बड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडीएम से है निप इन द बड, बहुत बार पूछा गया, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। निप इन द बड का मतलब होता है चेक इन द बिगिनिंग। चेक इन द बिगिनिंग, चेक इन द बिगिनिंग मतलब होता है आरंभ में रोक देना, शुरुआत में रोक देना। कोई चीज़ है उसको शुरुआत में रोक देना क्या कहलाता है? निप इन द बड। अब देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये यूज किया, करप्शन शुड निप इन द बड। करप्शन शुड बी निप्ड इन द बड। कहने का मतलब यह है कि जो भ्रष्टाचार है उसको शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। करप्शन शुड बी निप्ड इन द बड, ये हो गया। अगला है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। प्यारे साथी ध्यान देंगे विद्यार्थियों, कुछ इसमें इडियम्स ऐसे हैं जो आपको किसी गेस्ट पेपर में नहीं मिलेंगे और ना तो आपकी बुक में दिए हैं, तो उनको ध्यान से देखेंगे। जब कोई टीचर पढ़ाएगा तभी वो आपको मिल पाएंगे, ना तो बुक में दिए हैं ना तो गेस्ट पेपर में दिए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है फेस डिफिकल्टी बोल्डली। बोल्डली इसका मतलब ये होता है मुसीबत को बहादुरी पूर्वक सामना करना, मतलब मुसीबत का बहादुरी पूर्वक सामना करना, ये क्या होता है? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो मैं देखिए यूज कर रहा हूं, आई ऑलवेज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बाय द हॉर्न्स। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं हमेशा मुसीबत का बहादुरी पूर्वक सामना करता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, तो इसमें एंटोनिम्स लिखने होते हैं। तो 3 दिए होते हैं, तीनों के एंटोनिम्स लिखने होते हैं, एक एक नंबर का होता है। तो पहले दिया है कार्नल। ये जो वर्ड लिखा है कार्नल, इसका मतलब होता है सांसारिक। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? सांसारिक। अब इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ये इसका हो जाएगा आध्यात्मिक, हो जाएगा आध्यात्मिक। फिर बोल्ड है, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, तो इसका क्या हो जाएगा? टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर, कायर। फिर है एविल। एविल का मतलब होता है बुराई। एविल का बुराई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? अच्छाई। वो हम क्या लिखेंगे? गुडनेस। गुडनेस मतलब अच्छाई, ये हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट है, इसमें सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स मतलब उनसे मिलता जुलता वर्ड लिखना होता है, जिसको हम प्रायवाची कहते हैं। तो जो पहला वर्ड लिखा है पेरेनियल। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है अस्थाई। इसका मतलब होता है अस्थाई। तो इसका जो होगा वो हो जाएगा एवरलास्टिंग। और एक वर्ड होता है इटर्नल, ये भी हो जाएगा एवरलास्टिंग और इटर्नल। फिर है अगला है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है बेईमान।
तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सिनोनिम्स क्या होगा। इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट। और फिर दिया है एवरलास्टिंग। तो एवरलास्टिंग अभी बताया कि एवरलास्टिंग का मतलब क्या होता है, अस्थाई। तो एवरलास्टिंग का क्या हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। इटर्नल कर दीजिए, पेरेनियल कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गए हैं, ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का डी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मतलब इसमें 3 सेंटेंस दिए होते हैं, उनका एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना होता है। तो पहला है दैट विच इज़ आउट ऑफ यूज़। कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, प्रयोग से बाहर है, या ऐसे कह सकते हैं दैट विच इज़ आउट ऑफ फैशन, अप्रचलित है, अब वो प्रचलन में नहीं है। तो इसको वन वर्ड में बोलते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट हिंदी में बोलते हैं अप्रचलित। ऑब्सोलीट। फिर है दैट विच कैन नॉट बी ईजिली रीड। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से पढ़ा ना जा सके, तो उसको बोलेंगे अपठनीय। तो ये हो जाएगा एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है अपठनीय। फिर है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, उसको बोलते हैं पेटू, खाऊ। तो वन वर्ड क्या होगा, ग्लटन। उसको बोलते हैं पेटू, बोलते हैं ग्लटन, पेटू। फिर अगला है, ये पार्ट होमोफोन्स का है। एक जैसे वर्ड होते हैं, उनके मीनिंग क्लियर करके यूज़ करना होता है। अब इसमें देखिए लिखा है एंटिक और फिर लिखा है एंटिक। तो ये जो पहला एंटिक लिखा है, इस एंटिक का मतलब होता है विदूषक। विदूषक या मस्खरा कह सकते हैं। अब बच्चों ये दोनों अर्थ हम नहीं समझ पा रहे होंगे कि विदूषक क्या होता है और मस्खरा क्या होता है। तो ऐसे बोलते हैं, कैसा व्यक्ति जो मस्खरी करता रहता है, हंसी मजाक करता रहता है, मजाक बनाता रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एंटिक। जोकर टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एंटिक। और जो दूसरा एंटिक है, इसको बोलते हैं पुराना या फिर पुरातन। अब इनको यूज़ कर देना है। तो देखिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, जॉनी लीवर इज एन एंटिक फिल्म एक्टर। क्या मैंने यूज़ किया कि जॉनी लीवर इज़ एन एंटिक फिल्म एक्टर। जॉनी लीवर को आप सभी लोग जानते हैं, मूवीज़ में देखा होगा, बहुत हंसी मजाक करता है, कॉमेडी रोल करता है, तो उसको कहा गया वो विदूषक टाइप का एक फिल्म एक्टर है। फिर है पुराना। तो देखिए, आई लाइक एंटिक मूवीज़। मतलब पुरानी मूवीज़, फिल्मों को मैं पसंद करता हूँ। इस तरीके से ये यूज़ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में इसका ट्रांसलेशन अनसीन पैसेज करवाऊँगा। तो अनसॉल्व पेपर हाथ में लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जुड़ें और इसको देखें। आप लोगों के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।